हेलो मिस्टीरियस। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में न्यू रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है विस्पर ऑफ द विच। ये मूवी काफ़ी डिफरेंट है बाकी हॉरर मूवीज से। तो इस मूवी में आपको सब कुछ एंड में ही समझ आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल को दिखाते हुए, जहाँ से एक लड़की बहुत डरी हुई थी और वो जंगल के बीचों बीच भाग रही थी। खैर किसी न किसी तरह वो उस जंगल से निकलकर एक महल तक आ जाती है और वो इस महल में छुप जाती है। पर उसका छुपना बेकार था, क्योंकि जिन लोगों से बचकर वो भाग रही थी वो भी उसका पीछा कर रहे थे और वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उनमें से एक लड़का केविन नाम का, जो उससे गलत तरीके से पेश आता है, वो उससे उसका फोन छीनने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ वो उसको बैड टचेस भी कर रहा था। अब अचानक से इन लोगों को महल के अंदर पियानो बजने की आवाज आती है, तो वो लोग उस आवाज का पीछा करते हुए अलग अलग उस शख्स को ढूंढने लगते हैं जो पियानो बजा रहा था। और इनको वो पियानो मिल तो जाता है, पर वो खुद ब खुद ही बज रहा था, यानी उसे बजाने वाला कोई इंसान नहीं था। अब वो सोचते हैं कि ये खुद ब खुद कैसे बज रहा था। तभी वो देखते हैं कि पियानो के अंदर एक चूहा घूम रहा था, इसलिए वो पियानो की कीज बज रही थी। लेकिन वो नोट करते हैं कि पियानो की स्ट्रिंग्स तो टूटी हुई हैं, मतलब ये कि ये पियानो खुद ब खुद प्ले नहीं हो सकता। तो वो इसे इग्नोर करके बाहर जाते हैं। तभी उस पियानो को कोई फिर से प्ले करता है और एक लड़की ये सब कुछ देख रही थी और थोड़ा डर जाती है ये सब देखकर। तभी केविन एक रूम में चला जाता है, जहां उसे एक अलमारी पड़ी हुई नजर आती है। उसको उस अलमारी से कुछ आवाजें आ रही थी। ये आवाज बाकी लोग भी सुन पा रहे थे। अब जैसे ही केविन वो अलमारी खोलता है तो अंदर से काफी सारे चमगादड़ वगैरह बाहर आते हैं, जिनसे वो काफी डर जाता है। अब वो वापस जाने को पलटता है, पर फिर से उसे अलमारी से कुछ आवाजें आती हैं। अब की बार वो आवाजें बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी और तभी अचानक से इसे कोई पीछे से उस अलमारी के अंदर खींच लेता है। अब ये सब कुछ क्या था, इसकी समझ तो हमें मूवी के एंड में ही आएगी, तो एंड तक बने रहिएगा। अब अगले सीन में हमें दो डिटेक्टिव निक और पॉल को दिखाया जाता है, जो बचपन के दोस्त भी थे लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मिले थे। अब निक कहता है कि मुझे लगा था शायद तुम्हारी जगह तुम्हारे जूनियर्स आएंगे, पर तुम तो खुद ही आए हो इन्वेस्टिगेशन के लिए। और वो कहता है कि वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि इसका बचपन यहीं गुजरा है, तो वो इस केस को बड़े आराम से अकेला सॉल्व कर लेगा। अब हालांकि बचपन में इस महल की भूतिया कहानियां सुन सुनकर ही दोनों बड़े हुए थे और वो दोनों खुद भी काफी डरते थे इन कहानियों की वजह से। अब वो यहाँ के राज को खुद से बाहर लाना चाहता है, क्योंकि वो भी काफी सस्पेंस में था कि ये हॉन्टेड जगह है। इस जगह पर विस्पर सुनाई देते थे, जो कि इन तीन लड़कों ने भी सुनी थी। और तभी पॉल भी कहता है कि वो तो बचपन में हम भी सुनते थे, अभी भी सुनाई देती हैं। तब निक कहता है कि वो पुरानी बातों को याद ना करवाएं और ये सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। ये एक आम सा मर्डर केस है जिसे वो खुद ही सॉल्व कर लेगा। खैर वो अंदर जाते हैं, जहाँ हम इनके बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ निक और पॉल, सोफी और आर्थर और इनका छोटा भाई टॉमी। अब आर्थर इनको इस जगह के बारे में बताने लगता है कि यहाँ की कहानियाँ काफी सुनी हुई हैं, लेकिन आर्थर लाइब्रेरी से आते वक्त कुछ किताबें साथ लाया था, जिसमें इस महल के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी कि ये महल 100 साल से खाली है और इससे पहले यहाँ एक बुरी औरत रहा करती थी, जो कि अपनी इनकैंटेशन को एक विस्पर की तरह कास्ट किया करती थी और इनसे लोगों को ठीक कर दिया करती थी, जिसके बदले में वो अच्छे खासे पैसे भी लिया करती थी। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ रहने वाले तमाम लोग एक ही रात में मारे गए और सिर्फ वो बुरी औरत ही जिंदा थी, जिसको सभी विच बोलने लगे। मतलब लोगों का मानना ये था कि शायद औरत ने ही उन सबको मार दिया होगा और वो औरत इस सदमे से खुद की जान ले लेती है और तब से ही ये महल हॉन्टेड हो गया। तो अब यहाँ जो भी आता है उसे आज भी वो इविल डार्क विस्पर सुनाई देती हैं, जो इनके साथ मौत का खिलवाड़ करती हैं। खैर वो सब लोग ऊपर के कमरे में जाते हैं, जहाँ वो बूढ़ी औरत रहा करती थी। तो किताब में लिखा था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हुई थी। आर्थर कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर उस औरत ने कोई सोना वगैरह भी दफनाया हुआ हो, जो हमें मिल सकता है। और वो लोग ढूंढने लगते हैं। लकीली सही जगह पर खोदने पर भी उन्हें कुछ मिलता भी है। अब उस खड्डे से उन्हें एक पुराना बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थे कि इन्हें सोना मिल गया। पर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पुराना फोनोग्राफ था और ये सबसे पहला डिवाइस था इस वक्त का जो आवाज को रिकॉर्ड और प्ले भी कर सकता था। खैर इनकी दोस्त सोफी इस बॉक्स को खोलकर इसे प्ले करती है, तो इसे वही विस्पर सुनाई देती हैं। इसको सुनते ही वो सब लोग घबराहट में आ जाते हैं, उनकी तबीयत अजीब होने लगती है और वो इसे बंद कर देते हैं। अब वो सोचते हैं कि आखिर किसी ने क्यों ये रिकॉर्ड किया होगा। खैर वो ये पॉइंट निकालते हैं कि किसी ने इन मंत्रों को प्रिजर्व करने के लिए रिकॉर्ड किया होगा। तभी सोफी इस बॉक्स में लगा हुआ एक शीशा देखती है, तो वो इसे साफ कर रही थी और वो इसी में से इस स्विच को देखती है और वो इसे देखकर इतना डर जाती है कि अचानक से उसे झटका लगता है और वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है
और गिर के बेहोश हो जाती है। खैर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ निक और पॉल इस केस की स्टडी कर रहे थे और वो इस अलमारी को चेक करते हैं जहाँ से केविन की डेड बॉडी को तो निकाल लिया गया, लेकिन इसका खून अभी भी इसमें लगा हुआ था। अब केविन वही लड़का था जिसे अलमारी में किसी चीज़ ने खींच लिया था, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट आने में अभी भी टाइम था, तो इन्हें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि ये लड़का आखिर मरा कैसे। और इनके बाकी दोस्तों ने भी इसके मरने के 7 घंटे के बाद पुलिस को रिपोर्ट किया था और इनके हिसाब से इन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि ये कैसे मरा। और निक भी इन बच्चों को पर्सनली अच्छे से जानता था, तो वो कहता है कि ये बच्चे अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि अपने दोस्त को खुद मार दें, ये उनका काम नहीं हो सकता। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में पॉल जंगल में जाता है और इसे वहाँ एक कीचेन मिलती है और दरअसल ये उसके बेटे लूक की ही कीचेन थी। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं पॉल का कि पॉल अपने बेटे लूक के साथ जंगल के पास से जा रहा था और लूक ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, तो अचानक पॉल के सामने एक बच्चा आ जाता है। पॉल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में उसकी अपनी गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में उसका बेटा लूक बहुत शदीद जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और जिस बच्चे की वजह से एक्सीडेंट हुआ था वो तो वहाँ था ही नहीं, जैसे उसका कोई हेलुसिनेशन हो। खैर कहानी प्रेजेंट में आती है कि लूक को लेकर पॉल के दिल में एक डर बैठा हुआ था जो इसे रोज हॉन्ट करता था। अब वो बच्चा बार बार उसे हर जगह नजर आता था। खैर वो गाड़ी में बैठता है कि तभी फिर से उसे वही बच्चा अपने सामने नजर आता है और जब बाहर निकलकर वो उसे देखता है तो वो वहाँ था ही नहीं। अब वो खुद को संभालता है और वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा सोफी के घर जाता है। दरअसल ये वही सोफी थी जो इनकी बचपन में दोस्त हुआ करती थी, पर वो इस बार सोफी की सौतेली बेटी आयाना से पूछताछ करने आया था। से उसे पता चलता है कि इसका हस्बैंड मर गया है और वो अपनी सौतेली 2 बेटियों के साथ रहती है। अब याना इसकी हस्बैंड की पहली बीवी से थी और याना वही लड़की थी जो मूवी की शुरुआत में लड़कों से बचकर भागते हुए इस महल में चली गई थी। अब पॉल याना और इसकी बहन जूली और जूली के बॉयफ्रेंड से बातचीत करता है कि जब वो वहाँ गए थे तो उन्होंने क्या देखा था, तो वो बताते हैं कि इन्होंने वहाँ सिर्फ एक विस्पर सुनी थी जो चारों तरफ से आ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी लाउड हो रही थी। और ये बात पॉल को कुछ खास नहीं लगती क्योंकि ये सब वो फेस कर चुका था पहले। फिर वो इनसे किसी फोनोग्राफ या बॉक्स के बारे में पूछता है कि क्या इन्हें वो मिला, तो वो बताते हैं कि ऐसा कुछ भी उनको नहीं मिला, लेकिन पॉल इनसे कोई ना कोई क्लू उगलवाना चाहता था तो वो थोड़ा और जोर डालता है। तो याना बताती है कि एक बार इसने महल के बाहर एक अजीब से आदमी को देखा था जो बाद में इसे फॉलो भी कर रहा था, तो वो इस पर चिल्लाकर उसे भगा देती है और वो आर्थर नाम का कोई हिस्टोरियन है। तो पॉल सीधा आर्थर के घर जाता है जो काफ़ी अजीब हो चुका था डिप्रेशन में रहते रहते, क्योंकि वो इस महल से जुड़ी हर मौत को, हर डिटेल्स को बड़ी शिद्दत से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो पॉल इससे याना, वो बॉक्स और वो फोनोग्राम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तो आर्थर बताता है कि वो उसके पास नहीं, उसे नहीं मालूम। तो पॉल उससे कहता है कि या तो सच सच बताकर फोनोग्राम दे दो या फिर जेल चले जाओ। तब वो कहता है कि वो मेरे पास ही हैं और ऊपर रखे हुए हैं। अब वो उसको लेने जाता है पर वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है। तो पॉल पुलिस टीम को बुलवा कर वहाँ पर सर्चिंग करवाता है और इसे यहाँ पर उस महल का खुफिया नक्शा मिलता है जिसे वो अपने पास ही छुपा लेता है। तभी निक वहाँ आकर उससे कहता है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि आर्थर हमारा दोस्त है, पर पॉल इसे कहता है कि मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो और मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर वो बेकसूर हुआ तो इसे कुछ नहीं होगा। और निक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पहले से ही काफ़ी डिप्रेशन में है क्योंकि उसका भाई मर गया था और अब वो नशा भी करने लगा है जिसके बारे में इन दोनों को भी मालूम है, लेकिन पॉल उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं। खैर फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाकर उस लड़के की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि इसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से टूट चुकी थी, जिस्म पर एक खरोच भी है और मौत की वजह डर है, यानी केविन की मौत डर की वजह से हुई। इसका दिल बंद हो गया था डर की वजह से और इसके कानों के पर्दे भी फटे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा तेज आवाज की वजह से पॉसिबल है। और इसके दोस्तों ने भी बताया था कि इन्होंने ऐसी कोई भी लाउड आवाज नहीं सुनी, सिर्फ विस्पर सुनी थी। तो पॉल डॉक्टर से इसके सामान का पूछता है कि उसमें कोई फोनोग्राम या कोई चीज मिली, तो डॉक्टर वो देखने के लिए जाता है और तभी हम केविन की लाश को हिलता हुआ देखते हैं। अब पॉल इस बात को नोट कर लेता है। जब वो लाश के पास जाता है तो वो लाश उसे पकड़ लेती है और एक भयानक सी आवाज़ में कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। पॉल को एक झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है और काफ़ी परेशान हो जाता है कि ये सब क्या है। तभी हम याना को देख पाते हैं जो अपने छोटे सौतेले भाई विली को खिला रही थी। इसे कुछ आवाज़ें आती हैं और वो देखने जाती है कि बच्चे का एक खिलौना आवाज़ कर रहा था। अब वो इसे बंद करके रख देती है, लेकिन तभी वो खिलौना किसी दूसरी जगह पर अपनी जगह बदल कर पड़ा हुआ था और वो फिर से बोल रहा था।
तो वो इसका म्यूजिक बॉक्स निकाल कर इसे रख देती है, लेकिन अभी भी वो आवाज़ें यानी कि वो विस्पर्स चारों तरफ से आ रही थी। तो वो डर जाती है। अब इससे पहले कि कुछ और होता तो वहाँ पर उसकी माँ सोफी आ जाती है और विली को लेकर चली जाती है। हालांकि याना इसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन सोफी इसकी बात नहीं सुनती। तभी हम पॉल को देखते हैं जिसे अपने बेटे लूक के विजन्स हॉन्ट कर रहे थे। तो वो खुद को संभालते हुए एक बार में जाता है। अब सोफी भी वहीं काम करती थी। फिर वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। फिर बातों बातों में पॉल उससे पूछता है कि उसके हस्बैंड कैसे मरे। तो सोफी बताती है कि उसके हस्बैंड की वाइफ मेंटली इल हो गई थी और फिर इसने सुसाइड कर ली। फिर वो बातों के दौरान उसके हाथ में वही ब्रेसलेट को नोटिस करता है जो पॉल ने बचपन में सोफी को गिफ्ट किया था, और ये दोनों एक दूसरे को बचपन से ही प्यार करते थे। खैर, पॉल बताता है कि इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई थी, तब से वो अकेला अपने बेटे को संभाल रहा है। और अपनी माँ की मौत पर वो इनके घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और लूक कोमा में चला गया। और इन 2 महीनों से इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और उसका एक्सीडेंट भी एक बच्चे को बचाने की वजह से हुआ था, पर कार के डैश कैम पर तो कोई भी बच्चा कभी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। इधर रॉन, जूली का बॉयफ्रेंड, जूली से बातें कर रहा था और वे दोनों केविन की मौत की वजह से काफी परेशान थे। खैर, जूली सोने के लिए चली जाती है, पर अचानक से रॉन को जूली की सेडक्टिव आवाज सुनाई देती है जो उसे बहुत प्यार से अपनी तरफ बुला रही थी। अब रॉन उस आवाज का पीछा करते करते बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ जूली तो नहीं थी, पर फ्लोर से गिरता हुआ काफी सारा खून दिखाई देता है और सामने किसी की स्किन स्टिच हो रही थी। और वो आगे जाकर देखता है तो इसे केविन की ही स्टिच्ड बॉडी मिलती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है इस खौफनाक मंजर को देखकर। इधर याना भी एक बुरा सपना देखकर डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तो उसकी आवाज सुनकर बच्चा विली भी उठ जाता है और सोफी याना को डांट देती है और याना रोने लगती है। अब हमें पता चलता है कि सोफी एक अच्छी स्टेप मदर नहीं थी। तो पॉल उससे बात करने आता है तो वो कहती है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है और सोफी इसे अपनी बेटी ही नहीं मानती। अब पॉल उसे समझाता है कि उसे बार में एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो शायद स्ट्रेस की वजह से वो तुम्हारे साथ ऐसे पेश आ रही है। फिर वो उससे उसी रात के बारे में दोबारा पूछता है तो वो बताती है कि जूली हमेशा उसे परेशान करती रहती है। असल में जूली याना की छोटी बहन है और उस रात जूली ने याना की डायरी भी चुरा ली थी, जिसमें उसने सीक्रेटली लिखा हुआ था कि वो केविन को बहुत पसंद करती है। तो इसी रात केविन उसे मिलता है और उसे प्रपोज करके उसे किस करता है, पर वो उसे प्यार नहीं करता था, बल्कि वो मौके का फायदा उठाकर उसकी कोई न्यूड पिक्चर बना लेता है। फिर केविन, रॉन और जोली मिलकर उसे परेशान करते हैं और फोटो लीक करने का कहकर उसे धमकी देते हैं। तो वो इनसे फ़ोन छीनकर भाग जाती है, क्योंकि इसको अपनी इज्जत बचानी थी। तो वो भागती भागती इस महल में चली गई थी। अब ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। फिर वो पूछता है कि क्या आर्थर भी उनके पास था उस रात में, तो वो कहती है कि नहीं। खैर, वो सोफी के पास जाता है। बातों के दौरान उनकी बचपन की प्यार वाली फीलिंग्स जाग जाती हैं, तो वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर याना को कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर निकल जाती है। इधर पॉल की भी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो एक बुरा ख्वाब देख रहा था जिसमें सोफी के सड़ी हुई बॉडी के विजन आ रहे थे। लेकिन वो खुद को संभालता है और इन्हें किसी म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो बेसमेंट में जाते हैं। वहां जाकर उन्हें रॉन का फोन और उसके स्किन के कुछ टिश्यूज मिलते हैं। फिर पॉल जूली से वो डायरी मांगता है जो उसने याना से चुराई थी, और डायरी में इसे वैसा ही मैप मिलता है जैसा आर्थर के घर पर उसे मिला था। इस मैप में एक वेयर हाउस बना हुआ था जो अंडरग्राउंड सीधा इस महल तक जाता था। फिर वो और सोफी अपने बेसमेंट में वो पैसेज वे ढूंढने लगते हैं। अब इन्हें वो पैसेज वे मिल भी जाता है और पॉल सोफी को इधर ही छोड़कर अकेला अंदर जाता है। अब इसी एक्सीडेंट वाले बच्चे का घोस्ट भी उसे हॉन्ट कर रहा था और रॉन की डेड बॉडी भी उसे वहाँ मिल जाती है। आगे जाकर वो आगे जाता है तो इसे याना मिलती है, जिसके हाथ में वही फोनोग्राफ था और उसमें से विस्पर सुनाई दे रही थी और पास कोई बैठा हुआ इसके बाल बना रहा था। अब यहाँ आर्थर आकर उसे दबोच कर अपने साथ ले जाता है। अब असल में आर्थर याना को देख नहीं पाया था। अब आर्थर यहाँ इसे पूरा सच बताता है और यहाँ खुलते हैं इस मूवी के असली राज। यहाँ उन्हें एक ऑल्टर मिलता है जहाँ पर कुर्बानियाँ यानी सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे, और ये जगह पहले एक टेम्पल हुआ करती थी जहाँ मारा नाम की गॉडेस यानी मौत की देवी की पूजा की जाती थी। इसके सामने इंसानों की बलि यानी कुर्बानी दी जाती थी और वो मौत की देवी अपने शिकार के डर के साथ खेलती थी। उनके सपनों में जाकर उन्हें डराती और फिर उन्हें मार देती। मारा एक विस्पर मंत्र बोलने से आती थी और फिर वो अपने शिकार को बुलाकर उसे मार डालती थी। इन विस्पर से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कानों से सुनाई नहीं देता, बल्कि सिर्फ चुने हुए लोगों को दिमाग में बजती है
और एक डीप शॉक देकर ही उन नाइटमेयर से बाहर निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर शुरुआत में जो बूढ़ी औरत रहा करती थी वो भी मारा की ही पुजारन थी, जो कि अपनी उम्र के आखिरी वक्त में थी, तो उसने लंबी उम्र पाने के लिए अपनी पोती की कुर्बानी दे दी थी मारा को, इसी मंदिर में जहाँ मारा को पूजा जाता था। और फिर उसने इसी विस्पर्स यानी मंत्रों को उस औरत ने उस फोनोग्राम पर रिकॉर्ड कर लिया था। तो मारा ने इसे लंबी उम्र तो दे दी, लेकिन बदले में उसने बहुत शातिराना तरीके से इस महल के सब लोगों को मार डाला था, जिसका इल्ज़ाम उसी औरत पर लोगों ने लगा दिया कि वो बूढ़ी औरत एक विच है। अब इस गिल्ट के चलते इस बूढ़ी औरत ने जानबूझकर सुसाइड कर ली। अब अगर देखा जाए तो वो इल्ज़ाम काफ़ी हद तक सच भी था, क्योंकि उसने अपनी पोती की कुर्बानी दी थी, तो वो एक तरह की विच ही थी। अब हालांकि वो लोगों को ठीक तो कर रही थी, पर गलत तरीके से। अब बचपन में जब वो लोग यहाँ आए थे, यानी पॉल, निक, सोफी और आर्थर, तो जब सोफी सीढ़ियों से गिरी थी तो असल में उसी वक्त सोफी की गर्दन टूट गई थी और वो उसी वक्त मर गई थी। और पॉल के जहन में ये था कि ये मंत्र से लोगों को ठीक किया जा सकता है, तो इसने उस रिकॉर्डर को प्ले करके सोफी ठीक यानी वापस से जिंदा हो गई थी। लेकिन मंत्र प्ले होने से वो देवी भी दोबारा दुनिया में आ गई थी अपनी कुर्बानी लेने के लिए। तो इसने सोफी की जान के बदले टॉमी की जान ले ली। टॉमी निक का छोटा भाई था, जिसके विजन पॉल को हॉन्ट करते थे, क्योंकि पॉल को ये बात पता था कि इन मंत्रों से इंसान जिंदा हो जाते हैं, पर बदले में मारा कुर्बानी मांगती है, ये बात उसे पता नहीं थी। और आपने नोट किया होगा कि सोफी की बॉडी सड़ रही थी पॉल के ख्वाब में, तो वो इस बात का सबूत है कि सोफी मर चुकी है, सिर्फ इसकी बॉडी जिंदा है मारा के जादू से, वरना आज सोफी जिंदा नहीं होती। तभी आर्थर बताता है कि हमें वो फोनोग्राफ जलाकर इस कर्ज को ख़त्म करना होगा, नहीं तो मारा यानी कि द गॉडेस ऑफ द डेथ के कहर से कोई नहीं बच सकता, और इसके चलते पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। इसलिए वो दोनों याना से फोनोग्राफ छीन लेते हैं, पर याना उनसे रिक्वेस्ट करती है कि इस फोनोग्राफ को मत तोड़ें, इसमें उसे अपनी माँ नजर आती है। अब याना दरअसल अनजाने में ही मारा को ही अपनी माँ मानने लगी थी। इतने में मारा देवी भी वहाँ पर आ जाती है और वो लाउड विस्पर से उनके दिमाग को काबू में करने लगती है। अब पॉल को अपने बेटे लूक के विजन आने लगते हैं कि वो भी मरकर घोस्ट बन गया है। तो तभी पॉल खुद को मारा के कंट्रोल से निकालने के लिए अपने कान के करीब गन से गोली चलाता है और गन की आवाज से मारा का विस्पर टूट जाता है और पॉल होश में आ जाता है। पर याना वो फोनोग्राफ लेकर भागकर ऊपर चली जाती है और वो पोजेस होकर सोफी और जूली को मारने ही वाली थी कि तभी पॉल भी वहां आ जाता है और वो याना को इमोशनल करके समझाता है, जिससे वो पोजेशन से बाहर आ जाती है। और सोफी उसे समझाती है तो याना बताती है कि वो अपने पापा के साथ इस घर में आई थी और एक दिन उसे बेसमेंट से उसकी माँ की आवाज़ आई, जिस आवाज़ का पीछा करते करते वो पैसेजवे तक पहुँच गई और वहाँ उसको वो फोनोग्राम मिला था और वो इंचेंटिंग भी। और इसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस विस्पर्स करो तो वो वापस आ जाएगी, और वो विस्पर करके उन्हें फोनोग्राफ में रिकॉर्ड कर देती है, जिससे इसकी माँ वापस आ जाती है। पर असल में ये उसकी माँ नहीं थी, बल्कि वो मारा गॉडेस ऑफ डेथ थी। और जब केविन मरा था तो उसे दुख हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था, यानी कि याना को पता था कि वो कैसे मरा था। फिर पॉल उसे समझाता है और सोफी भी उससे माफ़ी मांगती है और उसे प्रॉमिस करती है कि अब वो एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करेगी। फिर वो कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये घर अब इवल और हॉन्टेड हो चुका है। क्योंकि मारा अपने विक्टिम को मार कर पावरफुल होती है, तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पॉल इस फोनोग्राफ को अपने पास रख लेता है, क्योंकि इसे अपने बेटे लूक की जान बचानी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया था। अब यहाँ पर निक भी आ जाता है, जिसे पता चल गया था कि डिपार्टमेंट की तरफ से उसे कभी इस केस के लिए यहाँ पर भेजा ही नहीं गया, लेकिन हमें ये समझ आ चुका है कि वो अपने बेटे की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो इस फोनोग्राफ वगैरह को ढूंढ रहा था। अब निक पॉल पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि उसने सच क्यों छुपाया, और सोफी उन्हें संभालती है। फिर निक उसे बताता है कि टॉमी जब मर गया था तो निक उस फोनोग्राफ से उसे ठीक करना चाहता था, पर उसे ये ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने उस फोनोग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया। पर उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने फोनोग्राफ को उल्टा प्ले कर दिया, जिससे मारा इस दुनिया से जा चुकी यानी वैनिश हो चुकी थी, यानी वो कर्ज वहाँ पर ख़त्म हो गया था। अब वो अपने भाई टॉमी को बचाना तो चाहता था, पर सबकी जान बचाने के लिए उसने अपने भाई को मरने दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि इससे कितना गलत हो सकता है। इसलिए सालों तक मारा शांत थी, लेकिन मारा को ये खेल फिर से शुरू करना था विक्टिम पाने के लिए। इसलिए उसने याना को मोहरा बनाकर उसकी माँ की आवाज़ में उसे फंसाया और वो मंत्र बुलवाया, जिससे मारा फिर से इस दुनिया में आ गई
और आते ही उसने पहले केविन को मार डाला था क्योंकि वो याना को तंग कर रहा था। तभी सोफी नोट करती है कि याना अपने भाई विली को लेकर वहाँ से गायब थी, तो वो पॉल को बताती है। अब पॉल देखता है कि वो फोनोग्राम भी वहाँ से गायब था, तो वो लोग भागकर उसी ऑल्टर के पास जाते हैं, उसी पैसेज वे में जहाँ सच में याना पोजेस होकर विली की कुर्बानी देने वाली थी। तभी वो लोग आकर उसे रोक लेते हैं। तभी मारा यहाँ आकर उन्हें हॉन्ट करने लगती है और पॉल याना को पोजेशन से बाहर लाता है। वो लोग फोनोग्राफ को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारा उन्हें ऐसा करने नहीं दे रही थी। वो अपने विस्पर से उनके दिमागों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी याना को एहसास होता है कि ये उसकी मां नहीं हो सकती, तो वो पॉल को वो फोनोग्राफ उठाकर देती है। तभी पॉल मारा के बनाए हुए विजन में फंस जाता है। अब मारा उसे एक लालच देती है कि वो लूक को बचा ले और बदले में विली की कुर्बानी दे। और वो कहता है कि मारा हमेशा यही तो करवाती आई है कि एक जान के बदले जान का सौदा किया जाता है, ताकि ये कहानी कभी ख़त्म ना हो। और वो इससे विली की जान के बदले अपनी जान लेने की ऑफ़र करता है कि उसका बेटा ठीक हो जाए। और फिर वो याना और सबको वहाँ से भागने का कहता है और ख़ुद वो फोनोग्राम प्ले करता है और वहाँ पर ख़ुद को आग लगा देता है, जिससे जलकर पॉल भी मर जाता है और वो फोनोग्राम भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है, जिसमें वो विस्पर्स वगैरह रिकॉर्ड थी। अब अगर विस्पर्स नहीं होंगी तो जाहिर है मारा भी वापस नहीं आ पाएगी। अपनी तरफ से पॉल ने सब कुछ ठीक कर दिया था। यही मूवी के एंड में हमें पॉल का बेटा लूक, जो अचानक कोमा से उठ जाता है बिल्कुल ठीक होकर, ये इस बात का साइन था कि पॉल ने जो डील की थी मारा के साथ वो पूरी हो गई थी। और आखिर में याना और सोफी भी वहाँ से जा रहे थे हमेशा के लिए, और इनकी मदर डॉटर वाली बॉन्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। तभी हम जूली को देखते हैं जिसे विली का एक खिलौना मिलता है जो कि प्ले हो रहा था और इसमें वही विस्पर्स की आवाज़ आ रही थी। मतलब कि मौत की देवी मारा फिर से वापस आएगी, क्योंकि वो विस्पर्स शायद मारा ने ही उस दिन याना के थ्रू इस खिलौने में रिकॉर्ड करवा ली थी बैकअप के तौर पे। और ये विस्पर्स जब तक प्ले होती रहेगी मारा इस दुनिया में आती रहेगी, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी विस्पर ऑफ द विच मूवी की कहानी। पर देख लो, आप लोगों ने पूरी मूवी की स्टोरी सुन ली लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।